नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में, यानी कि मृदा निर्माण के बारे में। इससे पहले जो अपनी सॉइल साइंस की क्लास हुई थी उसमें हमने जो रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, उनकी वेदरिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि जो सॉइल होती है, जो मृदा होती है, उसका निर्माण जो चट्टानें होती हैं उनके वेदरिंग की प्रोसेस के जस्ट बाद होने लग जाता है, यानी कि मृदा का निर्माण चट्टानों की वेदरिंग के बाद में होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो सॉइल होती है उनका फॉर्मेशन कौन कौन सी प्रक्रियाओं में होता है, कौन कौन सी चरण में होता है मृदा का निर्माण। तो देखते हैं सॉइल फॉर्मेशन के बारे में। सॉइल फॉर्मेशन, जो मृदा है उसका निर्माण कई सालों में होता है, यानी कि 1 इंच सॉइल है उसको बनने में कई हजारों वर्ष लग जाते हैं। 1 इंच सॉइल बनने में 800 से 1000 ईयर्स का समय लग जाता है, जब फेवरेबल कंडीशन होती हैं तब। तो कौन कौन सी जो वो प्रोसेस हैं जिनके द्वारा मृदा का निर्माण होता है उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा जो फैक्टर्स होते हैं मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनके बारे में भी हम प्रोसेस की बात करेंगे। तो देखते हैं पहले सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में। मृदा निर्माण की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें हम सबसे पहले जो बेसिक प्रोसेस होती है, यानी कि बाहरी रूप से देख लेते हैं कि किस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है। तो जो बेसिक प्रोसेस होती है सॉइल फॉर्मेशन की, बेसिक प्रोसेस होती है, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहले नंबर पे हम बात करते हैं कि जो वाटर था, ऑर्गेनिक मैटर थे और मिनरल्स थे। क्या क्या चीजें? वाटर, ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स, इनका क्या होता है? एडिशन होता है। पहली जो प्रोसेस होती है उसमें वाटर, ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स का एडिशन होता है। वाटर कहां से आता है? वाटर वर्षा वगैरह से वाटर आ जाता है। जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं उनसे ऑर्गेनिक मैटर्स आता है। जो रॉक्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनके वेदरिंग से जो मिनरल्स हैं वो आ जाते हैं और इनका क्या होता है? एडिशन होता है। दूसरे नंबर पे क्या होता है? जो वाटर है, ऑर्गेनिक मैटर है, मिनरल्स वगैरह हैं, इनका लॉस होता है, यानी कि इनकी हानि होती है। ये यहां पे आए और यहां पे चले गए, अब जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? इनका ट्रांसलोकेशन, या जिसको हम बोले मूवमेंट हो रहा है। कहां पे हो रहा है मूवमेंट? यानी कि यहां से जा रहे हैं तो कहां पे जा रहे हैं? ये जाते हैं जो अपर लेयर होती है, जो अपनी सॉइल सरफेस की अपर लेयर होती है उससे लोअर लेयर में जाते हैं। और अपर लेयर से लोअर लेयर में जब सॉल्ट्स जाते हैं, जो मिनरल्स है वो जाते हैं, वाटर के साथ घुल के जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? लीचिंग। यानी कि लीचिंग के कारण जो सॉल्ट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर हैं, इनका क्या होता है? ट्रांसलोकेशन हो जाता है, मूवमेंट हो जाता है अपर लेयर से लोअर लेयर के अंतर्गत। चौथे नंबर पे क्या आता है? जो वाटर होता है, ऑर्गेनिक, जो वाटर तो क्या, जो ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स होता है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इनका रूप बदलता है, इनमें परिवर्तन हो जाते हैं। किनमें? मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर में। मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर में क्या हो जाते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा था जब हम रॉक्स वेदरिंग की बात कर रहे थे, तब उस टाइम में जो ऑर्थोक्लेज होता है, जो ऑर्थोक्लेज होता है उससे क्या बन जाते हैं? क्ले सॉइल बन जाती हैं। कौन सी प्रोसेस के द्वारा? हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा। हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा ऑर्थोक्ले से
क्ले सॉइल का निर्माण हो जाता है। तो जो चौथा चरण है उसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है मिनरल्स वगैरह का। तो ये जो प्रोसेस थी वो क्या थी, बेसिक प्रोसेस थी कि साधारणतः जो प्रक्रियाएं होती हैं मृदा के निर्माण में, वो प्रक्रियाएं थी। ये किनके द्वारा दी गई, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सेमनसन, इनके द्वारा ये बेसिक प्रोसेस दी गई सॉइल फॉर्मिंग की। अब हम बात करते हैं सॉइल फॉर्मिंग की फंडामेंटल प्रोसेस के बारे में, जिनको हम मूलभूत प्रक्रियाएं कहते हैं। एक एक प्रोसेस के बारे में हम लोग कंप्लीटली बात करेंगे, कौन कौन सी फंडामेंटल प्रोसेस होती हैं जिनके द्वारा मृदा का निर्माण होता है। फंडामेंटल प्रोसेस, सॉइल फॉर्मेशन की फंडामेंटल प्रोसेस। पहले नंबर पे बात करते हैं ह्यूमिफिकेशन, दूसरे नंबर पे आता है इलुविएशन, तीसरे नंबर पे आता है इलुविएशन। उच्चारण दोनों का एक है, ई और आई का फर्क है, इलुविएशन। चौथे नंबर पे आता है ओरिजोनेशन। बिल्कुल इजी प्रोसेस है, इनके नाम से पता चल रहा है कि इनमें क्या होता है। ये जो इलुविएशन है इसको हम बोलते हैं वॉशिंग आउट। इसमें वॉशिंग आउट होता है, यानी कि इसको वॉशिंग आउट भी बोलते हैं। इसमें क्या होती है, वॉशिंग इन प्रोसेस होती है, इसलिए इसको वॉशिंग इन भी बोलते हैं। ये प्रोसेस है कौन सी, 4 प्रोसेस है जो कि फंडामेंटल प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन की। बात करते हैं ह्यूमिफिकेशन में। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन में जो ह्यूमस होता है उसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। जो ह्यूमस होता है उसका निर्माण होता है, किससे होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, उनके डिकम्पोजिशन से ह्यूमस का निर्माण होता है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं इलुविएशन। इसमें क्या होते हैं, जो विभिन्न कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनको हम यौगिक बोलते हैं। वो अपर लेयर होती है उससे घुल के, और जो लोअर लेयर होती है, नीचे वाली परत होती है, उसमें चले जाते हैं। क्या होते हैं ये, अपर लेयर से इनका वॉशिंग आउट हो जाता है, यानी कि अपर लेयर से निकल जाते हैं, चले जाते हैं। कौन सी प्रोसेस के अंतर्गत, ये जो ई वाली प्रोसेस है इलुविएशन। ई पहले आती है, यानी कि इसको याद रखना है, जब ई पहले आता है यानी कि इससे वॉशिंग आउट हो रहा है, इससे बाहर जाते हैं। और आई बाद में आता है, यानी कि इसमें बाद में आ रहे हैं, यहां से निकल के आ रहे हैं, यानी कि इसमें वॉशिंग इन हो रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो लोअर लेयर में इनका क्या होता है, एडिशन होता है, यानी कि ये आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं, जैसे अपन बात करते हैं कि जो H2O होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ये अपर लेयर से लोअर लेयर में आ जाते हैं। या इतना समझना है कि जो विभिन्न प्रकार के मिनरल्स वगैरह होते हैं वो इस लेयर से इस लेयर में आ जाते हैं। कौन सी में, इलुविएशन में यहां से निकलते हैं, और जो आई वाला होता है इलुविएशन, उसमें ये यहाँ पे आके जमा हो जाते हैं। और जो होरिजोनेशन प्रोसेस है, चौथे नंबर की फंडामेंटल प्रोसेस है, उसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत डिफरेंट टाइप के जो होरिजन होते हैं, उनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। विभिन्न प्रकार के जो होरिजन होते हैं, होरिजन क्या होते हैं, अलग अलग होरिजन होते हैं। जब हम सॉइल प्रोफाइल पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे, विभिन्न प्रकार के होरिजन्स होते हैं सॉइल में, उनका फॉर्मेशन होता है। कौन सी प्रोसेस में, होरिजोनेशन प्रोसेस में। ये जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट होने में 250 से 1000 वर्ष का समय लग जाता है। जब फेवरेबल कंडीशन होती है
तब 250 ईयर्स में जो हॉरिजोनेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। और जब एडवर्स कंडीशन होती है यानी कि विपरीत परिस्थितियां होती हैं तब इसको हजारों साल भी लग जाते हैं। तो ये हमने बात की ह्यूमिफिकेशन, इल्यूवेशन और जो इल्यूवेशन है आई वाला और हॉरिजोनेशन, इनके बारे में। ये हमने फंडामेंटल प्रोसेस के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक पैथोजेनिक प्रोसेस होती हैं उनके बारे में। इसके बारे में स्पेसिफिक पैथोजेनिक प्रोसेस के बारे में, जो मृदा निर्माण की विशेष जो स्पेसिफिक प्रोसेस है उनके बारे में बात करेंगे। 5वें नंबर पे देखते हैं हम लोग कैल्सिफिकेशन और जिप्सीफिकेशन। 6वें नंबर पे बात करते हैं डी कैल्सिफिकेशन। 7वें नंबर पे देखते हैं फोटोजोलाइजेशन। और 8वें नंबर पे बात करते हैं लेटेराइजेशन। कैल्सिफिकेशन एंड जिप्सिफिकेशन नाम से पता चल रहा है, जिसमें जो कैल्शियम होता है उसका क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि कैल्शियम सॉइल में आके जमा हो रहा है कैल्सिफिकेशन प्रोसेस के अंतर्गत। और जिप्सिफिकेशन जो प्रोसेस है उसमें जो जिप्सम है जिसका सूत्र होता है CaSO4.2H2O, उसका क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, उसका जमा हो रहा है। तो कैल्सिफिकेशन जो प्रोसेस है इसके अंतर्गत क्या होता है, जब हम रॉक्स की वेदरिंग की बात कर रहे थे तो उसमें एक प्रोसेस पढ़ी थी हमने, कार्बोनेशन प्रोसेस में जो सारी घटनाएं होती हैं वो किसके अंतर्गत होती हैं, कैल्सिफिकेशन। यानी कि जो CO2 होता है और H2 होता है उनके एडिशन से क्या बनता है, H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड बनता है। ये कैल्शियम के साथ ऐड होके क्या बनाता है, बाइकार्बोनेट बनाता है, CaHCO3 जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ये बाइकार्बोनेट बनाता है। जब इसको एरिड या सेमी एरिड कंडीशन मिलती है, एरिड या सेमी एरिड कंडीशन मिलती है, तो इसमें से जो H2 होता है यानी कि वाटर होता है और जो CO2 होता है वो निकल जाते हैं, यानी कि टेम्परेचर वगैरह के प्रभाव से जो H2 होता है और CO2 होते हैं वो निकल जाते हैं और क्या बच जाता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बच जाता है। ये होता है कैल्सिफिकेशन प्रोसेस के अंतर्गत। मुख्यतः जो एरिड और सेमी एरिड रीजन होते हैं उसमें ये प्रोसेस होती है। इसके बाद जब इसमें H2SO4 का एडिशन होता है तब इससे क्या बनती है, इससे बनता है CaSO4.2H2O जिसको हम लोग जिप्सम बोलते हैं। ये हुई अपनी कैल्सिफिकेशन और जिप्सिफिकेशन प्रोसेस की बात। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं डीकैल्सिफिकेशन। जब ये बाइकार्बोनेट किसी एरिड और सेमी एरिड कंडीशन में ना होके किसी ह्यूमिड कंडीशन में होता है तब इसका क्या हो जाता है, इसकी लीचिंग हो जाती है। क्योंकि ये CaCO3 होता है वो क्या होता है, नॉन लीचिंग कंपोनेंट होता है, यानी कि इसकी लीचिंग नहीं होती है। लेकिन जो बाइकार्बोनेट होता है CaHCO3, ये जो बाइकार्बोनेट होता है ये क्या होता है, आसानी से लीच कर जाता है, यानी कि इसकी लीचिंग हो जाती है। और जब इसकी लीचिंग होती है तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, डीकैल्सिफिकेशन, यानी कि जो कैल्शियम है उसका रिमूवल हो जाता है, जो कैल्शियम है वो निकल जाता है। इसमें कैल्शियम क्या हुआ, आके यहाँ पे जुड़ गया और ये जो डीकैल्सिफिकेशन है इसमें जो कैल्शियम है वो निकल गया। क्यों निकल गया, क्योंकि ये बाइकार्बोनेट फॉर्म में था और बाइकार्बोनेट फॉर्म में इसकी आसानी से लीचिंग हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं पोडोजोलाइजेशन के बारे में। इसमें दो शब्द हैं, पोड प्लस जोला। पोड का अर्थ होता है अंडर और जोला का अर्थ होता है एस लाइक।
यानी कि पोडोजलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो सोयल होती है, जो मृदा होती है, वो एस लाइक हो जाती है, यानी कि राख की तरह दिखने लग जाती है, ग्रे कलर में हो जाती है। किस कारण से हो जाती है? क्योंकि जो यहाँ पे बेस होते हैं, जो क्षार होते हैं, उनका क्या हो जाता है, लीचिंग हो जाती है। वे अपने स्थान से नीचे वाले जो लेयर होती हैं उनमें चले जाते हैं। जो बेस होते हैं उनका क्या हो जाता है, लीचिंग हो जाती है, जिससे क्या होता है, जो सोलम होता है उसमें एसिडिक कंडीशन हो जाती है, यानी कि वहां पे अम्लीय कंडीशन हो जाती है। बेस का हो गई लीचिंग, और ये जो सोलम है इसमें क्या हो जाती है, एसिडिक कंडीशन हो जाती है। सोलम किसको बोलते हैं? ए और बी क्षेत्र को कंबाइंड रूप से सोलम बोलते हैं। तो ये हुई पोडोजलाइजेशन प्रोसेस की बात। अब इसमें बेस के साथ साथ जो सेस्क्वी ऑक्साइड थे, ये क्या होते हैं, यहां से निकल के बी होरिजन में, ए होरिजन से निकल के बी होरिजन में डिपॉजिट हो जाते हैं, उसमें जमा हो जाते हैं। अब जो बी होरिजन में ये जमा होते हैं, इसके बाद ये जो लेटराइजेशन प्रोसेस होती है, ये वाली प्रोसेस स्टार्ट होती है। इससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं कि जो पोडोजलाइजेशन प्रोसेस हो जाती है जिस रीजन में, वहां पे जो सोइल होती है उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। इसलिए ये मुख्यतः फॉरेस्ट्री और पास्चर यानी कि चारागाह के लिए ही काम में ली जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह थे उनकी भी लीचिंग हो जाती है बेस वगैरह के साथ। तो ये फॉरेस्ट्री और चारागाह के लिए काम में ली जाती है। लेटराइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत क्या होता है, लेटराइजेशन, इसको थोड़ा सा अच्छे से दिख जाए, लेटराइजेशन, इस प्रोसेस में क्या होता है, लेटर का अर्थ होता है टाइल्स या ब्रिक्स, टाइल्स या ब्रिक्स, यानी कि जो अपनी टाइल होती हैं या फिर ईंट। इसका मतलब है कि ये बहुत मजबूती वाला क्षेत्र होता है, बहुत मजबूती आ जाती है इसमें। लेटर का अर्थ होता है टाइल्स या ब्रिक्स, यानी कि लेटराइजेशन प्रोसेस से जो सोइल है वो बहुत मजबूत हो जाती है, मतलब सीमेंटेशन हो जाता है इनमें। क्यों होती है ये ब्रिक्स लाइक, ब्रिक्स के जैसे क्यों हो जाती है? क्योंकि इस प्रकार की जो सोइल है उसमें 70 से 80% जो मास है, इसका जो टोटल मास है उसमें से 70 से 80% किसके द्वारा बना होता है, सेस्क्वी ऑक्साइड। ये जो सेस्क्वी ऑक्साइड जमा हुए थे ये एक जगह जमा होके लेटराइजेशन प्रोसेस हो जाती है। तो जो 70 से 80% इसका मास था वो किसके कारण बना है, सेस्क्वी ऑक्साइड के कारण। सेस्क्वी ऑक्साइड क्या होते हैं, आयरन या आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं सेस्क्वी ऑक्साइड। तो आयरन और एल्यूमिनियम तो वैसे ही मजबूत आते हैं, तो ये ब्रिक्स लाइक या टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, या स्ट्रक्चर क्या बन जाती है, इस टाइप की मजबूती आ जाती है। इसलिए इसको लेटर से इंडिकेट किया गया है, लेटर लिखा गया है, लेटराइजेशन प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो क्ले सॉइल है उसकी कमी हो जाती है, जो क्ले पार्टिकल्स हैं उनकी कमी हो जाती है, क्योंकि इतना भाग तो इन्होंने घेर लिया तो क्ले पार्टिकल्स अपने आप ही कम हो गए। तो क्ले पार्टिकल्स की कमी हो जाती है, इसलिए ये सोयल किसी प्रकार के कृषि कार्य हेतु काम में नहीं ली जाती है। तो फिर किस काम में ली जाती है, ये ली जाती है या तो फॉरेस्ट्री या फिर पास्चर के लिए, या फिर प्लांटेशन क्रॉप्स की फार्मिंग के लिए, जैसे बनाना हुआ, पाइनएप्पल हुआ, कोकोनट हुआ। इन प्लांटेशन क्रॉप की फार्मिंग के लिए किसको काम में लेते हैं, इस लेटराइजेशन से जो सोयल बनती है जिनको हम बोलते हैं लेटेराइट
ओक्सीसोल्स या लेटोसोल्स, एक ही प्रकार की सॉइल के नाम है जो तमिलनाडु वगैरह, आंध्र प्रदेश वगैरह के क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेटराइट्स, ओक्सीसोल्स और लेटोसोल्स, जो कि लेटराइजेशन प्रोसेस के कारण बनती हैं, जिनमें सेस्की ऑक्साइड की आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की अधिकता होती है। और इन क्षेत्रों में क्ले पार्टिकल्स की कमी के कारण जो प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं, फॉरेस्ट्री होती है, पास्चर होती है, इनकी खेती की जाती है, इनकी फार्मिंग की जाती है। तो ये हुई अपनी लेटराइट या ओक्सीसोल्स। और इसके साथ जो स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस थी, उसमें जो पहले वाले 4 प्रोसेस हैं जिनको हम बोलते हैं जोनल पेडोजेनिक प्रोसेस, ये अपनी कंप्लीट हुई। जोनल पेडोजेनिक प्रोसेस यानी कि ये स्पेशल जोन में हो रही हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंट्रा जोनल प्रोसेस की, इंट्रा जोनल प्रोसेस की। अब तक हमने जो जोनल प्रोसेस होती हैं उनकी बात कर ली। अब हम बात करेंगे इंट्रा जोनल प्रोसेस के बारे में। कौन कौन सी सॉइल फॉर्मेशन की इंट्राजोनल प्रोसेस है उनके बारे में। पहले नंबर पे बात करते हैं या वहीं से स्टार्ट करते हैं। 90 नंबर पे अपनी आती है ग्लीजेशन। 10वें नंबर पे आता है सेलिनेशन। 11वें नंबर पे आता है सोलोनाइजेशन। 12वें नंबर पे आता है सोलोडिनाइजेशन। और 13वें नंबर पे आता है पेडोटर्ब्यूशन। देखते हैं क्या होता है गैलीजेशन प्रोसेस में। गैलीजेशन में गैलीज का जो गैली है उसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ब्लू या ग्रीन लाइक अपीयरेंस, यानी कि इसमें जो सॉइल है वो ब्लू या ग्रीन कलर के अपीयरेंस दिखाती है। ये ऐसी कंडीशन क्यों होती है? जब कोई ह्यूमिड रीजन होता है, जब ज्यादा बरसात होती है तब ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ब्लू या ग्रीन लाइक अपीयरेंस होते हैं। इसलिए इस प्रकार की जो सॉइल बनती है उनको हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल्स भी बोलते हैं, जो कि ह्यूमिड रीजन में बनते हैं गैलीजेशन प्रोसेस के कारण। इसके बाद हम बात करते हैं सेलिनेशन प्रोसेस के बारे में। सेलिनेशन प्रोसेस में क्या होता है? सेलिनेशन प्रोसेस में जो सॉल्ट्स होते हैं, जो अपने लवण होते हैं, उनका एडिशन हो जाता है। ऐसी कंडीशन क्यों आती है? जो अपना सेलाइन वाटर होता है या जो ओशियन वाटर होता है, खारे पानी से सिंचाई करने से, ये सभी इससे जो सॉइल बनेंगी वो कौन सी होंगी? सॉल्टी सॉइल होंगी, जिनको हम सेलाइन सॉइल भी बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग जब अफेक्टेड सॉइल्स का चैप्टर पढ़ेंगे तब भी इसकी डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए इतना याद रखना है कि सेलिनेशन प्रोसेस क्यों होती है? जो सॉल्ट्स होते हैं उनके एडिशन के कारण सेलिनेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो सेलिनेशन प्रोसेस है ये कैसे कंप्लीट होती है, या जो सॉल्ट्स होते हैं उनका एडिशन कैसे होता है। तो जब हम खारे पानी से सिंचाई करते हैं या लवणीय पानी से सिंचाई करते हैं, जो समुद्र का पानी है उससे सिंचाई करते हैं, या जो एरिड कंडीशन है जिसमें वाष्पीकरण के कारण पानी उड़ जाता है और जो लवण है वो जमीन की सतह पर इकट्ठा हो जाते हैं, तो इन सभी कारणों के कारण जो सैलाइन सॉइल्स है उनका निर्माण होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सोलोनेशन या एल्केलाइजेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है? एल्केलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? इसमें जो सॉइल होती है उसमें जो सोडियम आयन है उनकी क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है, और जो पीएच है वो 8.5 से ज्यादा हो जाता है, 8.5 से इंक्रीज हो जाता है, जिससे एल्केलाइन सॉइल, जिनको हम क्षारीय मृदाएं बोलते हैं, उनका निर्माण होता है। इसके बाद आता है डी एल्केलाइजेशन।
या सोलोडिनाइजेशन, जिसमें क्या होता है, जो सोडियम साल्ट्स होते हैं वो निकल जाते हैं। जो सोडियम साल्ट्स होते हैं CaSO4, जब इस प्रकार के जो केमिकल होते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं या फिर जब इनके साथ इनकी रिएक्शन होती है तो ये क्या होते हैं, निकल जाते हैं CaX। ये जो सॉल्ट्स हैं, जो सोडियम है वो निकल जाता है। तो ये प्रोसेस किसके अंतर्गत होती है, डीएल्केलाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं पेडोट्रिब्यूशन। ये 3 प्रकार की होती हैं, क्या, कौन कौन सी, फ्लोरल, फ्यूनल और एक होती है एर्गिली पेडोट्रिब्यूशन। फ्लोरल यानी कि जो कि प्लांट्स के द्वारा होती है, विभिन्न प्रकार के प्लांट्स स्पीसीज के द्वारा होती है। और जो फ्यूनल पेडोट्रिब्यूशन है ये किसके द्वारा होता है, ये ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है या जिनको हम एनिमल्स बोलते हैं उनके द्वारा होता है। एर्गिलिक पेडोट्रिब्यूशन में क्या होता है, इसके अंतर्गत जो ब्लैक सॉइल होती है, जो ब्लैक कॉटन सॉइल्स होती हैं, उनमें स्वेलिंग और श्रिंकिंग होती है, यानी कि वो फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, जिसके कारण ये जो पेडोट्रिब्यूशन प्रोसेस है वो होती है। इसका अर्थ होता है कि चर्निंग होना, यानी कि टूटना और मिलना, पेडोट्रिब्यूशन। तो ये जो एर्गिलिक है इसमें सबता ही होती है, किसमें सॉइल, कौन सी सॉइल में होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल्स के अंतर्गत। तो ये हुई अपनी पेडोट्रिब्यूशन प्रोसेस। अब एक चीज और जिसकी हम बात कर लेते हैं, जो सोलोनाइजेशन और एल्केलाइजेशन होता है, जिसके कारण एल्केलाइन सॉइल बनती है। ये जो एल्केलाइन सॉइल होती हैं इनकी क्या होती है, फिजिकल कंडीशन खराब होती है, फिजिकल कंडीशन खराब होती है। ये बात अपने को याद रखनी है, महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि जो फिजिकल कंडीशन है कौन सी सॉइल की खराब होती है, तो जो एल्केलाइन सॉइल है उनकी फिजिकल कंडीशन खराब होती है। इनके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना ही देख लेते हैं कि इनकी फिजिकल कंडीशन है वो खराब होती है क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर की इनमें कमी होती है। यह हुई अपनी सॉइल फॉर्मिंग की कंप्लीट प्रोसेस। धन्यवाद।